हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का पार्टिकुलर इंटीग्रल जो है उसका केस सेकंड देखेंगे। ठीक है, जहां हम लोग का जो पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्यू होगा वो साइन और कॉस का फंक्शन होगा। ठीक है, पहला केस हम लोगों ने देखा था जहाँ पे क्यू इज इक्वल्स e टू द पावर ax था और ये उससे अलग फंक्शन है। क्यों यहाँ पे साइन ए एक्स या फिर कॉस ए एक्स का फंक्शन है। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीखेंगे। उसके बाद से मैं इसके लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप लोग को बताऊंगा जो आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये देखिए, केस फर्स्ट जो है, केस फर्स्ट हम लोग पढ़े थे जहाँ पे q इज इक्वल्स e टू द पावर ax हम लोगों ने लिया था। ठीक है, केस सेकंड जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जहाँ पे q जो होगा हम लोग का वो साइन ax या फिर cos ax का फंक्शन होगा। इन दोनों के अलावा कुछ और नहीं होगा। तो अगर q की जगह साइन का फंक्शन आ जाए या फिर cos का फंक्शन आ जाए तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग इसमें वो सीखने वाले हैं। ओके, तो देखिए वर्किंग रूल क्या होता है इसमें। तो सबसे पहले जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियोस में पढ़ा था कि इस हिसाब से हम लोग का एफ डी वाई इज इक्वल्स जीरो जब होमोजीनियस फॉर्म में दिया रहता था तो पी आई निकालना नहीं रहता था, लेकिन यहाँ पे दे दिया इज इक्वल साइन ए एक्स या फिर कॉस ए एक्स। ठीक है, और हम लोग एफ डी वाई को सॉल्व करना, इतने को सॉल्व करना सीख चुके हैं। ठीक, हम लोग का पर्टिकुलर इंटीग्रल ही बार बार बदलेगा जिसको हम लोग अलग अलग केस में अलग अलग फंक्शन के लिए निकालना सीखेंगे। तो जैसे वहां पे हम लोग करते थे कि एफ डी वाई जो होता था इसको इक्वल कर लेते थे जीरो के ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए। ठीक है, तो इसमें भी सेम प्रोसेस रहेगा। एफ डी वाई जो है वो जीरो के इक्वल करके पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। जब ऑक्सिलरी इक्वेशन निकल जाएगा उससे रूट निकाल के, ऑक्सिलरी इक्वेशन का मदद से रूट निकाल लेंगे तो फिर सीएफ निकाल लेते हैं हम लोग टेबल का यूज करके। टेबल में आप लोग को पिछले दोनों पार्ट में बताया था और कहा था कि स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिए। ठीक है, इस वीडियो में मैं टेबल नहीं लिया हूँ, आप लोग को टेबल याद होना चाहिए। ठीक है, हालांकि टेबल में से जो भी चीजें यूज होगा मैं आप लोग को बताते रहूंगा। तो इसमें भी जब रूट फाइंड आउट हो जाएगा तो उसके बाद से हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है वो हम लोग टेबल का यूज करके निकाल लेंगे। उसके बाद से अब मेन टर्म आता है स्टेप नंबर 3 कि पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना किसके लिए, साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स के फंक्शन के लिए। देखिए, पी आई जब भी हम लोग निकालते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते समय हम लोग लिखते हैं 1/f(d) फिर इंटू क्यू। तो यहाँ पे जो हम लोग का क्यू है वो साइन और कॉस का फंक्शन है, साइन ए एक्स या फिर कॉस ए एक्स। ठीक है, तो इस क्यू की जगह पे इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइन ए एक्स या फिर कॉस ए एक्स। ठीक, इसमें देखिए पिछले बारी जब हम लोग e टू दी पावर ए एक्स के लिए पढ़ रहे थे तो हम लोग यहाँ d की जगह पे a पुट कर देते थे। ठीक, उसके बाद से केस फेलियर होता है यानी केस ऑफ फेलियर फाइंड होता है कि नहीं होता है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1/f(d)² लिखा हुआ है। ठीक है, मीन्स जो हम लोग का एफ डी होगा, एफडी में जो हम लोग का स्क्वायर वाला टर्म होगा उसमें हम लोग ए का वैल्यू रखेंगे। ठीक है, देखिए ए स्क्वायर, ए का वैल्यू रखेंगे डी की जगह पे, किस जगह, जहाँ पे डी स्क्वायर होगा। डी की जगह अगर सादा डी है मतलब डी टू द पावर 1 है तो उस पर नहीं रखेंगे, डी स्क्वायर की जगह ही खाली हम लोग ए का वैल्यू रखेंगे, वो भी माइनस के साथ। मतलब कि अगर देखिए लिखा होगा d² + 4, इस हिसाब से अगर लिखा है और हम लोग का ए का वैल्यू दे दिया है -1 या फिर +1, कह लेते हैं +1 दिया है, तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे, ये एफ डी है हम लोगों ने लिया है ये चीज, तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे -1 का होल स्क्वायर। ये माइनस नहीं आएगा इस स्क्वायर में, माइनस बाहर है। ठीक है, +4।
तो -1, तो 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाता है 1, तो ये -1 प्लस 4 आएगा। 1 का स्क्वायर नहीं है, 1 का स्क्वायर है लेकिन माइनस पे स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो फिर इसको सॉल्व करने पर हम लोग का 3 आंसर आ रहा है। तो जहां जहां पर डी स्क्वायर होगा वहीं पर हम लोग ए का वैल्यू रखते हैं, तो वो भी माइनस के साथ रखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे माइनस वाला गलती बहुत होता है, तो माइनस वाले गलती पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर डी स्क्वायर प्लस यहाँ पे कुछ भी है, एक बार और 6 ले लेते हैं, और हम लोग का ए एक्स है, ए रखना है। अगर साइन ए एक्स है और यहाँ से हम लोग को ए रखना है, तो हम लोग यहाँ क्या रखेंगे, माइनस ए स्क्वायर प्लस 6 हो जाएगा ये, ठीक है। ये ए का स्क्वायर होता है, सिर्फ माइनस बाहर रहता है, ठीक। इस फॉर्मेट में हम लोग रखते हैं और खाली डी स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू रखी जाती है। अगर डी टू दी पावर 1 है या डी टू दी पावर क्यूब है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बताऊँ, ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोग अगर हम लोग ए स्क्वायर का वैल्यू रख रहे हैं और वो जीरो के इक्वल आ जाता है, ठीक है, तो केस ऑफ फेलियर हम लोग को फाइंड होगा वहां पे, ठीक। फिर हम लोग क्या करते हैं, पिछले टर्म की तरह ही एक्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे और जो हम लोग का एफ डी है उसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, ठीक। फिर वैल्यू को रखेंगे, फिर डी की जगह पे ए का वैल्यू रखेंगे, ठीक है। इफ द केस ऑफ फेलियर अराइजेज अगेन, देन डू इट प्रोसेस अगेन एंड अगेन। अगर फिर यहाँ पे हम लोग को केस ऑफ फेलियर फाउंड होने लगता है, फिर से केस ऑफ फेलियर मिलने लगेगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर एक बार एक्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एफ का एक बार फिर डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो एफ डबल डैश माइनस ए स्क्वायर, ये आने लगेगा, यहाँ पे डी आएगा यहाँ पे, फिर उसके बाद से ए स्क्वायर वैल्यू पुट करेंगे, तो फिर अगर ये जीरो के इक्वल आ जाता है तो फिर एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। हालांकि 1 से 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, 2 से ज्यादा बार केस फेल नहीं होता है, ठीक है। फिर देखिए, ये पी आई निकल जाएगा हम लोग का यहाँ पे, उसके बाद से सी एफ निकालना हम लोग सीख ही चुके थे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना सीख चुके हैं। तो हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन क्या लिख देंगे, सी एफ प्लस पी आई। इसमें हम लोग पी आई निकालना सीख रहे हैं किस फंक्शन के लिए, क्यू इज इक्वल टू अगर साइन ए एक्स है या फिर कॉस ए एक्स है, ठीक है। इन दो फंक्शंस के लिए हम लोग निकालने के लिए सीख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं एक क्वेश्चन लेके बताता हूँ, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ये क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया है, क्या लिखा हुआ है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू साइन 2x, ठीक है। देखिए, साइन का फंक्शन है यहाँ पे, तो यही देखते हुए पता चल रहा है कि किस टाइप का पर्टिकुलर इंटीग्रल किस प्रोसेस का किस केस से निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे केस सेकंड आ जा रहा है, केस सेकंड आ जा रहा है, तो केस सेकंड कैसे सॉल्व करते हैं, अभी अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। अगर यहीं पे साइन 2x की जगह दिया होता है ए टू दी पावर ए एक्स के टर्म में कुछ, तो हम लोग कैसे केस फर्स्ट की तरह से पी आई निकालते, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ये केस फर्स्ट के लिए है, केस सेकंड के लिए हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक। तो अब पहले हम लोग ऑपरेटर डी का यूज करते हैं, ऑपरेटर डी की मदद से हम लोग इसको चेंज कर लेंगे, डी स्क्वायर वाई प्लस डी वाई प्लस वाई इज इक्वल टू साइन 2x। अब इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, डी को एम से रिप्लेस कर देते हैं। देखिए, यहाँ से पहले आप लोग एक लाइन और करेंगे, वाई कॉमन भी लेना था, एक मिनट। एक लाइन वहां पे मिस हो गया, हम लोगों ने वाई को कॉमन नहीं लिया है, ठीक है। तो यहाँ से वाई कॉमन ले लेते हैं, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 वाई इज इक्वल्स टू साइन 2x, ठीक है। अब इसका हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन
क्या हो जाएगा, डी को हम लोग एम से रिप्लेस कर देते हैं, स्मॉल एम से, तो एम स्क्वायर प्लस एम प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो। इससे हम लोग रूट फाइंड आउट करते हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करके रूट निकालेंगे तो आयोटा के फॉर्मेट में, यानी कि इमेजिनरी रूट आएगा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस हाफ, मैं सीधे रूट लिख दे रहा हूँ, प्लस माइनस आई अंडर रूट थ्री अपॉन टू। ठीक है, ये हम लोग का इतना रूट आएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, दो रूट आना चाहिए, और ये दो रूट है। आप कहेंगे कि ये तो एक ही बार लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ प्लस है और माइनस है। अगर हम लोग एक बार प्लस कंसीडर करेंगे तो एक रूट मिलेगा, एक बार माइनस कंसीडर करेंगे तो दूसरा रूट मिलेगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अब हम लोग क्या लिख लेते हैं, इसका सी एफ लिख लेंगे, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सी एफ इज इक्वल्स क्या हो जाएगा, तो देखिए आप टेबल अब देखेंगे तो टेबल के अकॉर्डिंग ये लिखा हुआ है ए प्लस माइनस आई बी। ठीक है, तो इसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे लिखते थे, इसका सॉल्यूशन लिखा जाता था e टू द पावर ए एक्स, फिर इन ब्रैकेट सी वन कॉस बी एक्स प्लस सी टू साइन बी एक्स। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ये ए का वैल्यू है माइनस हाफ, और बी का वैल्यू हम लोग का है अंडर रूट थ्री अपॉन टू। तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस वन अपॉन टू एक्स, फिर सी वन कॉस अंडर रूट थ्री बाई टू एक्स प्लस सी टू साइन अंडर रूट थ्री बाई टू एक्स। ये हम लोग का हो गया सी एफ निकल गया। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोग का निकल गया। अब हम लोग को निकालना है पी आई। पी आई कैसे निकलेगा इसका, ठीक है, देखिए पी आई निकाल लेते हैं। पी आई इज इक्वल्स क्या हो जाता है, वन अपॉन एफ डी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू। ठीक है, तो अब हम लोग का एफ डी कितना है, क्वेश्चन में आप देखेंगे तो हम लोग का एफ डी है, आया था डी स्क्वायर प्लस डी प्लस वन। ठीक, और क्यू कितना है हम लोग का, क्यू है साइन टू एक्स। ठीक, अब डी स्क्वायर का जहाँ पे टर्म है वहां पे हम लोग ए का वैल्यू रखेंगे। ए का वैल्यू हम लोग को दिख रहा है यहाँ से टू है, तो इस डी स्क्वायर की जगह पे हम लोग ए का वैल्यू रखेंगे, वो भी माइनस टर्म के साथ। फिर हम लोग देखेंगे कि केस फेलियर हो रहा है तो डिफरेंशिएशन करेंगे, नहीं होगा तो फिर हम लोग का पर्टिकुलर इंटीग्रल हम लोग को तुरंत ही मिल जाएगा। तो वन अपॉन, देखिए माइनस टू का स्क्वायर प्लस डी प्लस वन। मैं पहले ही बताया हूं कि सिर्फ डी स्क्वायर की जगह वैल्यू रखते हैं। ठीक है, ये जो डी बच रहा है इसका क्या होगा, तो अभी आप क्वेश्चन को जब आगे देखेंगे तो पता चलेगा, साइन टू एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। वन अपॉन ये हो जाएगा माइनस फोर प्लस डी प्लस वन, और साइन टू एक्स, फिर वन अपॉन डी माइनस थ्री साइन टू एक्स। ठीक है, देखिए पहला वीडियो बताते समय जब पहला पार्ट हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पे एक जगह टर्म आया था कि वन अपॉन डी, और यहाँ पे अगर फंक्शन है क्यू का, ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिख रहे थे, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू, किसके रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो dx। ठीक है, तो अब जो अपॉन में अगर d बचता है तो हम लोग उसको ऐसे लिखेंगे, और अगर यही d ऊपर बच जाए, d क्यू बच जाता है, तो हम लोग इसको लिखते हैं d अपॉन डी एक्स। जान ही रहे हैं आप लोग, d ऑपरेटर है, d अपॉन डी एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे q हो जाएगा। ठीक, तो इस वाले अब डी को हटाने के लिए हम लोग को या तो इसको फिर सिर्फ वन अपॉन डी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो डी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये इंटीग्रेशन के लिए यूज हो रहा है, और इंटीग्रेशन का इन्वर्स होता है डिफरेंशिएशन, इसलिए ये यहाँ पे डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो रहा है। पहले पार्ट में आपको ये भी बताया गया था कि अगर ये डी क्यू है तो डी का वैल्यू है डी अपॉन डी एक्स, और यही अगर वन अपॉन डी हो जा रहा है तब ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है,
तो फिर देखिए यहाँ से हम लोग इस डी को अब हटाने, -3 हटाना रहेगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/d-3 मल्टीप्लाइड विद d+3 से हम लोग क्या करें, मल्टीप्लीकेशन करें। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक है, साइन 2x यहाँ साथ में चल रहा है। वो हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद से हम लोग का आ जाएगा यहाँ पे d+3, ऊपर बच जाएगा, नीचे कितना बच जाएगा, d² - 9। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ पे हम लोग को एक d² मिलने लगा, तो फिर हम लोग साइन 2x जो है यहाँ से a की वैल्यू इस d² की जगह पे रखेंगे। ठीक है, तो रखते हैं, हो जाएगा d+3 अपॉन -2 का स्क्वायर -9। ठीक, साइन 2x। देखिए अब क्या हो जाएगा, d+3, नीचे वाला हो गया ये -4, -9 कितना हो जाएगा, -13 साइन 2x। ठीक, अब इस साइन 2x का जो है हम लोग ऊपर इस ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ब्रैकेट ब्रेक कर लेते हैं, तो हो जाएगा 1/-13, इसको एकदम बाहर लिख देते हैं, ये हो जाएगा d साइन 2x प्लस 3 साइन 2x, यही तो आएगा ना जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो। अब देखिए 1/-13, डी का यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, डी ऑपरेटर को कन्वर्ट कर दीजिए, d/dx होता है साइन 2x प्लस 3 साइन 2x। तो अब हम लोग को देखिए इसका कुछ भी नहीं करना है क्योंकि इसमें डी है नहीं, ये तो ऐसे ही ठीक है, इसमें डी इन्वॉल्व हुआ तो हम लोग उसको d/dx में कन्वर्ट कर दीजिए, ऑपरेटर है वो, इसके बारे में हम लोग डिटेल में फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे। देखिए आप लोग इसके पहले का दोनों पार्ट देखे रहेंगे तभी यहाँ से समझ आएगा, तो दोनों पार्ट ही जरूर देखिए। अब d/dx है यानी कि डिफरेंशिएशन किसका, साइन 2x का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, हम लोग को क्या मिल जाएगा, 1/-13, 2 साइन का हो जाता है कॉस 2x। डिफरेंशिएशन आप लोग को आता ही होगा क्योंकि डिफरेंशिएशन ये बहुत ही आसान है, इंटर लेवल का है। फिर ये हो जाएगा 3 साइन 2x, हम लोगों ने डिफरेंशिएट कर लिया, तो ये हम लोग का जो है ये पी आई का वैल्यू हो गया। ठीक है, पी आई का वैल्यू आ गया और हम लोग इसके पहले वैल्यू निकाल चुके हैं किसका, सी एफ का। ठीक, तो कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग जब लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स, y इज इक्वल्स कितना मिल जाएगा हम लोग को, पहले हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का वैल्यू रख लेते हैं, आया था e⁻−12 x, फिर c1 cos √3/2 x प्लस c2 sin √3/2 x माइनस, प्लस होता है लेकिन -1/13 आया था हम लोग का, तो उस माइनस की वजह से ये माइनस हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आ गया था हम लोग का 2 cos 2x प्लस 3 sin 2x। ठीक है, तो ये हम लोग का जो है ये हम लोग का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो देखिए अगर q की जगह आ जाता है साइन ax का फंक्शन या फिर cos ax का फंक्शन, तो उसका पी आई इस तरह से निकालते हैं जैसा कि आपको बताया गया है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और मैं बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, इसमें मैं सी एफ नहीं निकाल रहा हूँ, सीधे मैं आपको पी आई निकाल के बता देता हूँ। देखिए इसमें पी आई दोनों तरीके के आ गए, ये केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग है, ये केस सेकंड के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू ए एक्स
ई टू द पावर ए एक्स के तरह है, और ये कैसा है, क्यू इज इक्वल टू कॉस ए एक्स का फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग पी आई निकालेंगे और इसके लिए केस सेकेंड के अकॉर्डिंग निकालेंगे। एक ही क्वेश्चन में दोनों केस इन्वॉल्व हो गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं इसमें आप लोग को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को वो अब अच्छे से आ चुका होगा। ठीक है, मैं सीधे सीधे आपको इसका पी आई निकाल के बता रहा हूँ। ठीक है, पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, 1 अपॉन एफ डी इंटू क्यू। ठीक है, एफ डी का वैल्यू हम लोग का ये पहले ही ऑपरेटर डी के फॉर्मेट में दिया है, तो हम लोग लिखेंगे अब इसको 1 अपॉन d² माइनस 4d+4। ठीक है, देखिए क्यू की वैल्यू कितनी है, e⁻⁻⁴x प्लस 5 cos 3x। ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग तो ये दोनों के साथ जाएगा, d² - 4d+4 इसके साथ e⁻⁻⁴x प्लस ये पूरा ऑपरेट होगा फिर दूसरे वाले क्यू फंक्शन के साथ, d² - 4d+4, यहाँ पे आ गया 5 cos 3x। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसके लिए फर्स्ट वाले के लिए केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे और सेकंड वाले के लिए केस सेकंड का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग केस फर्स्ट में देखे थे कि जो ए का वैल्यू होता था उसको हम लोग हर एक डी की जगह पे क्या करते थे, रख देते थे। ठीक है, चलिए रखते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन डी का वैल्यू रखेंगे -4, -4 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 16, माइनस 4 4 जा 16, और ये पहले से माइनस में है तो ये +16। ठीक है, वैल्यू नहीं मैं रख के बता रहा हूँ, या फिर रख ही देते हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। देखिए ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है, माइनस भी है इसमें, -4 मल्टीप्लाइड विथ -4, यहाँ पे +4। ठीक है, e⁻⁻⁴x प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर की जगह हम लोग रखते हैं, डी स्क्वायर की जगह ए का वैल्यू रखते हैं, ए का वैल्यू हम लोग को 3 दिख रहा है यहाँ पे, तो हो जाएगा -3 का स्क्वायर माइनस 4d+4 5 cos 3x। ठीक है, इस टर्म को हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। पी आई इज इक्वल हम लोग का हो जाएगा 1/16 प्लस 16+4 e⁻⁻⁴x प्लस 5 को आगे कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस टर्म में जो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है इसको मैं पहले लिख लिया हूँ। ठीक है, उसके बाद से हम लोग cos 3x लिखेंगे, अपॉन 1/-9 -4d+4, यहाँ पे है cos 3x। तो ये देखिए फर्स्ट वाला टर्म तो हम लोग का सॉल्व हो गया एकदम आसानी से, 1/36 आ जाएगा, e⁻⁻⁴x। सेकेंड वाला टर्म थोड़ा सा लंबा है, इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये हम लोग का हो गया अब 5, 1/-5 -4d, -9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -5 बच जाएगा। ठीक है, और ये हो गया cos 3x। अब इन दोनों में से अगर माइनस को कॉमन हम लोग ले लेंगे प्लस में हो जाएगा, ये माइनस कॉमन हो गया, इस माइनस को और इस माइनस को, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगले लाइन पे करते हैं, 1/36
e⁻⁻4x, इस माइनस की वजह से ये -5/5 + 4t। ठीक है, अब देखिए हम लोग या तो सिर्फ डी के टर्म में लाएंगे या फिर 1/d के टर्म में लाएंगे। पिछले क्वेश्चन में मैंने ये चीज आपको बताया था। तो हम लोग फिर इसमें क्या कहते हैं, 5 + 4d को हटाते हैं। ठीक है, तो देखिए 1/36 e⁻⁻4x -5 मल्टीप्लीकेशन करेंगे 5 5 नहीं, पहले 4 ले लेते हैं। ठीक है, 4d-5 से मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड दोनों करेंगे ताकि वो वैल्यू कट जाए तो कोई भी फर्क ना पड़े। इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। 4d + 5 मल्टीप्लीकेशन हम लोग किससे कर रहे हैं, 4d, ये d है, -5 से, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर ऊपर वाला लाइन ही बचेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, cos 3x। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए pi इज इक्वल्स 1/36 e⁻⁻4x, ये टर्म तो हम लोग का सॉल्व हो चुका है। ये हो जाएगा 5/4d-5 16d² - 25, यहाँ पे cos 3x। ठीक है, तो देखिए अब फिर हम लोग d² का टर्म आ गया, d² की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 3 का वैल्यू रखेंगे, a का वैल्यू रखते हैं जो कि 3 है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, e⁻⁻4x, ये टर्म ऐसे ही है, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, इस 5 का अंदर मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा 20d-25। ठीक है, देखिए 16 -3 का स्क्वायर -25। ठीक है, cos 3x, d की जगह पे हम लोगों ने d² की जगह पे -a² पुट किया है। 1/36 e⁻⁻4x, यहाँ से पी निकालना जो होता है यही थोड़ा सा लेंदी हो जाता है लेकिन है आसान। ठीक है, तो ऊपर वाला हो गया हम लोग का 20d-25 अपॉन, ये हो जाएगा -3 3 × 9 और 16 9 × 144, माइनस में आएगा -25। ठीक, cos 3x 1/36 e⁻⁻4x प्लस, देखिए इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस हम लोग फिर से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस माइनस की वजह से। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 20d-25 अपॉन, ये माइनस माइनस प्लस होगा, कितना होगा 169। ठीक है, माइनस में आता तो उसी माइनस को मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया है। फिर ये हो गया cos 3x। ठीक है, फिर देखिए pi इज इक्वल टू कहाँ तक हम लोग पहुंचे थे, 1/36 e⁻⁻4x प्लस, नहीं माइनस हो गया था, नहीं ये देखिए माइनस 20d-25 अपॉन 169, और यहाँ पे कितना था, cos 3x। ठीक है, देखिए सॉल्व करते हैं इसको, अब आगे हम लोग -4x
फिर अब इस cos 3x का जो है 20d माइनस 25 के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे और d हम लोग का कन्वर्ट हो जाएगा d अपॉन dx में, तो ये हो जाएगा 20d और कितना cos 3x माइनस 25 cos 3x अपॉन 169। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको। 1/36 e टू द पावर माइनस 4x, यहाँ से 5 कॉमन ही ले लेते हैं, 5/169, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का, d को कन्वर्ट कर देते हैं ऑपरेटर को, d अपॉन dx cos 3x प्लस माइनस के टर्म में है, ये कॉमन लिया है तो ये प्लस हो जाएगा इस माइनस की जगह, 5, क्योंकि हम लोगों ने कॉमन ले लिया है 5 को, तो यहाँ पे 4 बच रहा है, 4 बच गया है, 5 cos 3x। ठीक है, देखिए 1/36 e टू द पावर माइनस 4x माइनस 5/169। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 माइनस में आएगा ये, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस में माइनस साइन होता है, इस वजह से ये -14, सॉरी -12 साइन 3x प्लस 5 कॉस 3x इतना हो गया। तो देखिए ये हम लोग का निकल गया है फाइनली पी आई। ठीक है, अब हम लोग सी एस कंप्लीट सॉल्यूशन की जगह पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल के प्लस इस पी आई को वहां पे लिख देते तो हम लोग का कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता। ठीक है, तो पी आई ऐसे निकालते हैं, एक से ज्यादा केस एक ही क्वेश्चन में आपको मिल सकता है। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए हम लोग को यहाँ पे एक से ज्यादा केस एक ही क्वेश्चन में मिल गया था, ये फर्स्ट वाला था, ये सेकेंड वाला था। ठीक है, हो सकता है 3 केस एक ही साथ मिल जाए, तो पी आई थोड़ा सा लेंथी हो जाता है लेकिन आसान रहेगा, डिफिकल्ट नहीं है। ठीक, अब देखिए मैंने 2 क्वेश्चन आप लोग को इस वीडियो में बता दिए, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट था। और देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आज फिर लिख रखे हैं स्क्रीन पे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर के साथ लिखा हुआ है, ताकि आप लोग इसको सॉल्व करें और आंसर मैच कर लें। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, रिटन क्वेश्चन में आपके इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे रिटन एग्जामिनेशन में। ठीक, वैसे ये भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिख रखे थे, तो इस इन दोनों पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की तरफ। ठीक है, देखिए ये पहला एमसीक्यू हम लोग का यहाँ पे कह रहा है, इफ द रूट m1 m2 m3 mn ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइव डी, देखिए हम लोग क्या यूज करते थे, एफ डी यूज करते थे फंक्शन के तौर पे, यहाँ पे दे दिया है फाइव डी। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन का नेम कन्वर्ट कर दिया, मतलब चेंज कर दिया खाली, इज इक्वल 0 आइडियल एंड डिस्टिंक्ट, देन द सॉल्यूशन ऑफ फाइव डी वाई इज इक्वल 0। देखिए कह रहा है कि अगर m1 m2 m3 mn जो है ये रियल और डिफरेंट हो, जो सॉल्यूशन हम लोग का आ रहा है, जो रूट्स आ रहे हैं वो रियल और डिफरेंट है, तो हम लोग का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो ये तो टेबल अगर याद है तो इसका आंसर आपको तुरंत पता होना चाहिए कि C1 e टू द पावर m1x प्लस C2 e टू द पावर m2x प्लस डॉट 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 Cn e टू द पावर mnx होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द रूट्स m1 m2 m3 mn ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन 5d इज इक्वल 0 आर रियल। ठीक है, रूट रियल है, इफ टू ऑफ दीज रूट्स आर रिपीटेड से m1 इज इक्वल टू m2, मतलब कह रहा है अगर दो रूट इसमें क्या हो, इक्वल हो जाए, मतलब कि m1 m2 m3 mn तक रूट हम लोग क्या आ रहा है ऑक्सिलरी इक्वेशन का। ठीक है, अब अगर उसका जो रूट है, दो रूट इक्वल हो जाए और बाकी दूसरे जो है वो डिफरेंट हो जाए, तो हम लोग का सॉल्यूशन क्या होगा। ये भी सीधे सीधे टेबल से ही क्वेश्चन है और इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो देखिए कॉस या साइन के रूप में ये होगा नहीं, कॉस साइन में ये कन्वर्ट नहीं होता है जब डिफरेंट है, तो वो तो चला जाता है इमेजनरी के लिए, या फिर प्लस माइनस के रूप में जब आता है तो।
ठीक है, पहला वाला भी नहीं होगा। पहला वाला क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब दो इक्वल रूट्स आते हैं तो C1 प्लस C2 x होता है, ठीक है। तो उसी चीज को यहाँ पे आगे पीछे करके लिख दिया है C1 x प्लस C2, ठीक है। ये सेम है जैसे हम लोग लिखते थे ना C1 प्लस C2 x, तो इसी को ये आगे पीछे कर दिया है। इसमें क्या लिख दिया है? इसमें लिख दिया है C1 x प्लस C2। तो कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग अलग अलग निकालेंगे तो ये दोनों एक टर्म पे सेम ही आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। मैं आप लोग को पहले भी बताया था कि क्वेश्चन आसान आते हैं, बस थोड़ा सा घुमा दिया जाता है। तो यहाँ पे C1 x प्लस C2 लिख दिया गया था, हालांकि ये ऑप्शन सही है। अब देखिए कुछ बच्चे खाली ये ध्यान देते हैं यहाँ पे C1 x प्लस C2 लिखा हुआ है अकॉर्डिंग, उसी टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे साइन और कॉस, साइन के टर्म में पूरा आंसर दे दिया है। और जब रियल और डिफरेंट रूट होते हैं तो साइन के टर्म में आता ही नहीं है सॉल्यूशन हम लोग का, ठीक है। e⁻m1x के टर्म में आता है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही हो जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा घुमाया था, आगे वाला थोड़ा आगे पीछे करके लिख दिया था ब्रैकेट वाले चीज को, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है the roots m1 m2 m3 mn of auxiliary equation phi d is equals 0 are real if three of these roots are repeated। कह रहा है कि अगर इसमें तीन रूट जो हो वो रिपीटेड हो और बाकी जो हो वो डिफरेंट हो, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन जो है एकदम सेम एक ही जैसा है, बस क्या है पहले में सब डिफरेंट थे और रियल थे, दूसरे में दो रिपीटेड थे और डिफरेंट थे, तीसरे में तीन रिपीटेड है और बाकी सारे डिफरेंट हैं, ठीक है। तो तीन रिपीटेड के लिए देखिए ये भी नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। ये कॉस का फंक्शन दे दिया है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। फिर ये साइन का दे दिया है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बचता है, यही करेक्ट होगा। और देखिए करेक्ट है भी, C1 x² प्लस C2 x प्लस C3। इसको भी बस आगे पीछे करके लिख दिया है ताकि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो, ठीक है। लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का इसमें राइट हो गया, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ m1 इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस आई बीटा। देखिए हम लोग क्या ले रहे थे, हम लोग ले रहे थे a प्लस आई बी, यहाँ पे क्या ले रहा है अल्फा प्लस आई बीटा, ठीक है। तो इसमें भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। if m1 is equals to alpha plus I beta and m2 is equals to alpha minus I beta are two complex root of auxiliary equation of second order differential equation d phi y is equals 0, then its solution is। देखिए हम लोग पढ़े हैं कि a प्लस माइनस आई बीटा लिखता था, इसको अलग अलग कर दिया है। यहाँ पे हम लोग ये दो रूट ही तो है, m1 इज इक्वल्स लेंगे यहाँ से तो मिल जाएगा a प्लस आई बीटा, और m2 इज इक्वल्स इसी को निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा a माइनस आई बीटा, ठीक है। तो हम लोग सीधे सीधे इसके लिए पढ़ते थे, यहाँ पे दोनों को अलग अलग कर दिया है। तो इसका क्या होता था e⁻ax, फिर ब्रैकेट में C1 cos bx प्लस C2 sin bx। तो यहाँ पे b की जगह भी क्या, a और b की जगह अल्फा बीटा है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए ऑप्शन नंबर हम लोग का जो है क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो हम लोग का करेक्ट है, e⁻ax फिर ब्रैकेट में C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x लिखा हुआ है, ठीक है। ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाले क्वेश्चन में, ऊपर वाले सॉल्यूशन में जो ऑप्शन नंबर बी है इसमें C4 तक गया, यानी ये तो 4 रूट के लिए हो गया जब 4 रूट आएंगे तो, ठीक है। लेकिन हम लोग के इक्वेशन में तो 2 ही रूट दिया है, तो ये तो एकदम सीधे सीधे गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द कॉम्प्लेक्स रूट m1 इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस आई बीटा एंड m2 इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस आई बीटा ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन y dy इज इक्वल 0। देखिए फोर्थ ऑर्डर कह रहा है, चार ऑर्डर का रहेगा, फोर्थ ऑर्डर का रहेगा तो रूट कितने आएंगे, 4 आएंगे। मैं ये आप लोग को बताया था फर्स्ट पार्ट में, दोनों वीडियो अच्छे से देखिए, ये वाला अच्छे से समझ आएगा आपको, ठीक है। फोर्थ ऑर्डर का कह रहा है, ठीक है, और ऊपर से रिपीटेड ट्वाइस, यानी कि एक ही रूट जो है वो 2 बार आ रहा है और इस हिसाब से 4 रूट आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए पहली बात तो C4 तक हम लोग का सॉल्यूशन जाएगा, ठीक है। पहले ऑप्शन में C4 नहीं है, ये नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में है, तीसरे में भी है, लेकिन चौथे में भी नहीं है। तो दो ऑप्शन तो हम लोग खाली कांस्टेंट देख के गलत कर दिए कि रूट 4 है तो कांस्टेंट भी 4 आने चाहिए, ठीक। बचा हम लोग का दो ऑप्शन, रिपीटेड है, ठीक है। अब देखिए पहली बात तो ये
अल्फा प्लस आई बीटा के फॉर्म का है, कॉम्प्लेक्स में टर्म का, कॉम्प्लेक्स टर्म का रहता है, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, अभी अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं कि लिखते हैं e टू द पावर ए एक्स, फिर c1 cos bx प्लस c2 sin px। ठीक है, इस टर्म में लिखा जाता है। तो हम लोग का जो ऑप्शन नंबर सी है वो भी इस टर्म में नहीं है, यानी ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखिए रिपीटेड है इसमें, तो जब कॉम्प्लेक्स में रिपीटेड होता है तो जो हम लोग का यहाँ पे C1 और C2 है, इसकी जगह पे हम लोग C1 प्लस C2x लिखते हैं, और जब C2 की जगह जाएंगे तो C3 प्लस C4x हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ दिया है, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 का वो राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है, ठीक है। देखिए ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है, मैं आप लोग को बता रखा हूँ, जिस हिसाब से सॉल्व करने के लिए आप लोग सॉल्व करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। इसको डी ऑपरेटर का यूज करके कन्वर्ट करेंगे तो डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6y इज इक्वल्स टू 0 है। इसमें खाली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलेगा हम लोग का, क्योंकि पी आई तो पहले से ही 0 दे रखा है, ठीक है। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाता है, एम स्क्वायर माइनस 5m, एम से हम लोग इसको बदल दे रहे हैं, ठीक है, रिप्लेस कर दे रहे हैं डी को एम से। अब इसका रूट निकाल लीजिए, रूट क्या होगा, ठीक है। तो फिर जब रूट निकालेंगे तो m का वैल्यू हम लोग का यहाँ से मिलेगा 2 और 3, ठीक है। दोनों पॉजिटिव मिला हुआ है, डिफरेंट है बट पॉजिटिव है। तो देखिए पहले वाले में आप देख रहे हैं कि दूसरा वाला रूट माइनस में दिया है, लेकिन निगेटिव तो हम लोग का आया नहीं। इसमें भी एक माइनस में दिया है, इसमें दोनों माइनस में दिए हैं, बस इसमें जो है वो दोनों पॉजिटिव, हम लोग का ये वाला राइट हो जाएगा। और वैसे भी आपको जब रूट निकल गया है तो आप आराम से इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हैं, c1 e टू द पावर 2x प्लस C2 e टू द पावर 3x, यही आंसर हो गया, ठीक है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही है। मैं आपको अब सीधे सीधे आंसर बता दे रहा हूँ, इसमें जितने भी क्वेश्चन है सब आसान है, आप लोग सॉल्व करेंगे लग जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं लग पाएगा तो आप लोग मुझको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं अगले वीडियो में उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका आंसर नंबर ए होगा, आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आंसर ए ही आप लोग को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन डी, और 10th का हम लोग का क्या हो जाएगा, 10th का आंसर बी होगा, ठीक है। आंसर मैं बता दिया हूँ, आप सॉल्व कीजिएगा, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके पहले ये जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया हूँ इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका जो अगला पार्ट आएगा इस वीडियो का, इसका जो अगला पार्ट आएगा पार्ट 4, उसमें मैं ज्यादातर आप लोग को एमसीक्यू ही बताऊंगा, लगभग 30 के राउंड ऑफ में मैं एमसीक्यू बताऊंगा, ताकि आप लोग का एमसीक्यू का एग्जामिनेशन भी अच्छा जाए और आप लोग 30 प्लस एमसीक्यू इसमें स्कोर कर लें आउट ऑफ 40 अपने एग्जामिनेशन में, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।